आदर अभिनंदन और स्वागत है आपका प्ले विद क्वेश्चंस में। आज हम ठोस पदार्थों में यांत्रिक गुण के अंतर्गत द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, प्रत्यास्थता, पूर्व प्रत्यास्थता, इसी के अंतर्गत हुक का नियम या ठोस पदार्थ के प्रसार के व्यवहारिक उपयोग, इन सब के बारे में जानेंगे और ये क्या होता है, कैसे एग्जाम में सवाल पूछता है, इसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं द्रव्य किसे कहते हैं। तो वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनमें मात्रा उपस्थित होता है, जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं द्रव्य। इस हिसाब से संसार की सारी वस्तुएं, ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, जो कुछ भी हम दिख रहा है, जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, वो सब के सब क्या है? द्रव्य है। यानी कि द्रव्य की परिभाषा में हम 2-3 पॉइंट लिखे तो क्या कहेंगे? सबसे पहले जो मात्रा, जिसमें मात्रा होगा कुछ ना कुछ, फिर से क्या होगा? जो स्थान को कवर करेगा, स्थान घेरेगा, फिर से क्या होगा? जिसका अनुभव, यदि मात्रा हमें दिख भी नहीं रहा है, स्थान घेरे हुए भी नहीं दिख रहा है, बस हम उसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अनुभव जब हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर लेंगे तो उसी को हम कहेंगे कि वो द्रव्य है। इतना बात समझ में आ गया। अब इस द्रव्य में जैसे हवा भी एक द्रव्य है, हाइड्रोजन गैस भी एक द्रव्य है, क्योंकि उसमें भी मात्रा होगा, वो स्थान घेरेगा, उसका अनुभव हम करते हैं। इस हिसाब से मतलब कहने का तात्पर्य है कि जितना भी वस्तु हमें दिखती है, जितना भी हम अनुभव वस्तुओं के बारे में करते हैं, वो सबके सब द्रव्य है। अब आते हैं द्रव्य की भौतिक अवस्था है। तो द्रव्य की मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्था होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। अब इसके बारे में पूछता है, ठोस का क्या निश्चित होगा, द्रव का क्या निश्चित होगा, गैस का क्या निश्चित होगा, और कैसे एक दूसरे में बदलते हैं। तो आप याद रखेंगे, ठोस किसे कहते हैं? वे सारी वस्तुएं जिनका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहेंगे। और वे वस्तुएं जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार या आकृति अनिश्चित होता है, उसे हम कहते हैं द्रव अवस्था। और वे वस्तुएं जिसमें क्या निश्चित होगा, क्या अनिश्चित होगा? आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होती है, उसे हम कहते हैं गैस अवस्था। तो लिख लेते हैं इसको। ठोस अवस्था में क्या होगा? आकार व आयतन दोनों निश्चित होगा। इसमें जब आए तो क्या होगा? आकार तो अनिश्चित होगा, आकार अनिश्चित, जबकि आयतन क्या होगा? निश्चित होगा, आयतन निश्चित। अब समझेंगे कैसे। जैसे आप एक गिलास में पानी ले लीजिए, आप एक बोतल में पानी ले लीजिए, और उतना ही पानी किसी अन्य बाल्टी में ले लीजिए, उतना ही पानी किसी अन्य किसी भी पात्र में लेंगे, तो पानी का आयतन उतना ही होगा, लेकिन उसका आकार हर जगह बदल जाएगा। गिलास में अलग तरीके का आकार ग्रहण करेगा, थाली में अलग तरीके का, बाल्टी में अलग तरीके का, तो आकार तो उसका बदल जाएगा, लेकिन आयतन जो होगा जल का उतना ही होगा। यदि गैस अवस्था में आए तो आकार व आयतन दोनों क्या होगा? अनिश्चित होगा। इतना बात आप समझ लीजिए, अनिश्चित होगा। अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो लकड़ी ठोस में आएगा, लकड़ी, बर्फ या धातु से बनी जितनी भी वस्तुएं होती है, धातु से बनी वस्तुएं सबके सब क्या होंगी? सबके सब ठोस अवस्था में आएंगी। और इसमें क्या आएगा? द्रव अवस्था में तेल, पानी, पारा, ये सब के सब क्या आएगा? द्रव अवस्था। इनका आयतन निश्चित होगा, आकार अनिश्चित होगा। इसमें क्या आएगा? वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जितने भी गैसें हैं, सबके सब गैसीय अवस्था में। इतना बात समझ में आ गया। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि ठोस क्या होगा? द्रव में बदल जाएगा, और द्रव क्या होगा? गैस में बदल जाएगा। तो यहां पे पॉइंट आता है कि ठोस द्रव में बदलता है तो क्या कहते हैं, और गैस
ठोस गैस में बदलता है तो क्या कहते हैं, या ये जो आएगा गैस ठोस में बदल सकता है, या गैस द्रव में बदल सकता है, या यहाँ पे ठोस जो होगा वो भी गैस में बदल सकता है। इन सभी पॉइंट को हमें याद रखना है। तो जरा ध्यान दीजिए, जब ठोस यहां से जब ठोस किस में जाएगा, द्रव में जाएगा, उसको हम क्या करते हैं, ठोस द्रव में जाएगा तो उसको कहते हैं गलन। पहली स्थिति याद रखेंगे। दूसरी स्थिति क्या है, जब ठोस गैस में जाएगा, ठोस यहां से चलते हैं, ठोस द्रव में गया, फिर द्रव को लेके चलते हैं गैस में। जब द्रव किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। तो जब द्रव गैस में कन्वर्ट होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं वाष्पन। फिर गैस किस में चला जाएगा, या ठोस किस में चला जाएगा, गैस में, ठोस गैस में चला जाएगा तो उस स्थिति को हम कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण, यहां पे सॉरी, ठोस गैस में नहीं, गैस ठोस में चला जाए, गैस ठोस में चला जाए उसको कहते हैं निक्षेपण। और यहां पे क्या है, जब ठोस डायरेक्ट गैस में चला जाए, ठोस गैस में चला जाए उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर होता है। फिर जब गैस द्रव में चला जाए तब क्या कहेंगे उसे, गैस द्रव में चला जाए तो उसे हम कहेंगे संघनन। संघनन। और छठी स्थिति लास्ट आएगा कि जब ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ठोस हो गया, गैस हो गया, जब द्रव जो होगा ठोस में चला जाए, द्रव ठोस में चला जाए उसे हम क्या कहते हैं, हिमीकरण। तो इतना बात आप 6 बातें याद रखेंगे। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ठोस द्रव में चला जा सकता है, द्रव ठोस में जा सकता है, गैस ठोस में जा सकता है, ठोस गैस में, गैस द्रव में, द्रव गैस में, सब एक दूसरे से आपस में बदल सकते हैं। तो इनकी जो बदलने की स्थिति है इसी को आपको याद रखना है। एक और पॉइंट आता है कि इस द्रव्य की एक चौथी अवस्था भी होती है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा जब गैस में बदलता है उसको कहते हैं आयनीकरण, और जब गैस प्लाज्मा में बदलता है तो उसको कहते हैं निः आयनीकरण। तो 6 बातें आपको ये और प्लस 2 बातें ये आपको याद रखना है। फिर से, जब प्लाज्मा गैस में बदलेगा आयनीकरण, और जब गैस प्लाज्मा में बदलेगा तो उसे कहते हैं निः आयनीकरण। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। इतना बात एकदम आप ध्यान रखेंगे कि ठोस की, द्रव, गैस की जो 3 अवस्थाएं होती है ये आपस में 6 प्रकार से बदल सकती है। अब आगे आते हैं प्रत्यास्थता पर। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना। प्रत्यास्थता किसी भी वस्तु का वह गुण है, वस्तु हम लोग पढ़ रहे हैं, हर एक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण होगा। तो प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिस पर यदि विरूपक बल लगाया जाए, या कोई भी बल, विरूपक बल यहाँ पे कहा जाता है परिभाषा में, आप बाह्य बल कह लो या बल कह लो, जब कोई बल लगाया जाए तो वह अपनी पूर्व अवस्था में या अपनी स्थिति की, अपनी अवस्था को बदलने से विरोध करती है। अपनी अवस्था से, जिस अवस्था में है उस अवस्था में जाने से विरोध करती है। और यदि हम बल लगा करके उसकी अवस्था को बदल भी देते हैं और बल लगाने के बाद अपना बल हटा लेते हैं तो फिर वह पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसी गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। जरा उदाहरण के साथ समझिए। जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड को ऐसे दबाया, दबाने के बाद क्या हुआ कि ये थोड़ा सा दब गया, ज्यादा बल लगाया, और जैसे ही बल हटाया वैसे ही ये व्हाइट बोर्ड जो है अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। तो इसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। मार्कर को मैंने दबाया या मार्कर को ऐसे हमने झुकाया बल लगा करके, और जैसे ही बल को हटाया फिर ये मार्कर अपनी सीधी अवस्था में आ गया। तो इसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उस पर बल लगा करके बल जैसे ही हटाया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। किस गुण के कारण? प्रत्यास्थता के कारण। इतना बात समझ में आया। अब प्रश्न ये पूछता है कि व्यवहार में पूर्ण प्रत्यास्थ क्या होता है, पूर्ण सुहट्य क्या होता है। तो जब हम विरूपक बल हटाते हैं
और वस्तु पूरी की पूरी तरह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है तो उसको हम कहेंगे पूर्ण प्रत्यास्थ। और जब बल लगा करके हटा लेते हैं और वस्तु पूर्णतः अपनी अवस्था में नहीं आती है तो उसको कहते हैं पूर्ण सुघट्य। उसको क्या कहेंगे? पूर्ण सुघट्य। तो पूर्ण प्रत्यास्थ का आपको पहले एग्जाम्पल याद रखना है। पूछता है कि व्यवहारिक रूप में पूर्ण प्रत्यास्थ क्या है, तो क्वार्टज पूर्ण प्रत्यास्थ है। और पूर्ण सुघट्य या अप्रत्यास्थ क्या है? पूर्ण सुघट्य या अप्रत्यास्थ जिसे माना जाता है वो है गीली मिट्टी। गीली मिट्टी, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। पूर्ण सुघट्य क्या होगा? विरूपक बल हटाने के बाद वह अपनी पूर्ण अवस्था में पूर्णतया नहीं आती है। और ये क्या होगा? पूर्ण प्रत्यास्थ, विरूपक बल हटाने के बाद वह अपनी पूर्ण अवस्था में पूरी तरह आ जाती है। इतना बात क्लियर हुआ। अब आते हैं प्रतिबल पे। तो प्रतिबल और विकृति को हम लोग पढ़ने लगे प्रत्यास्थता के बीच में। तो अभी हुक के नियम में प्रतिबल और विकृति की बात आएगी, तो इसको जरा समझिए। प्रतिबल क्या होता है? तो हम लोग पढ़े थे दाब, और ठीक वही कंडीशन होता है प्रतिबल में, लेकिन दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। जब हम किसी अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं या अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए आंतरिक बल को ही हम प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर होगा बल बटा में क्षेत्रफल। यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, अनुप्रस्थ काट क्या होता है? ये मार्कर का जो ये हिस्सा है इसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि इसको कट करें और जो हिस्सा आएगा वो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे जब हम एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे जो भी आंतरिक बल लगाते हैं या जो बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि प्रतिबल राशि कैसी है? तो प्रतिबल जो राशि आएगी वो सदिश आएगी। और इसी के साथ ये हम ध्यान देते थे कि दाब कैसी राशि थी? तो दाब अदिश राशि थी। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। प्रतिबल बराबर हमने क्या पढ़ा? बल बटा में क्षेत्रफल। अब प्रतिबल कैसी राशि है? सदिश राशि है। प्रतिबल का बीमा क्या होगा? तो इसका बीमा क्या होता था? mlt के पावर -2 बटा में l स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा? ml -1 t -2। इतना बीमा हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखेंगे। अब इसी के साथ विकृति किसे कहते हैं? तो प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। मतलब विकृति के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बटा में एल। जो लंबाई में वृद्धि हुई वह और जो लंबाई प्रारंभिक है वह, उसी के अनुपात को हम क्या करते थे? विकृति कहते थे। अब इसी से रिलेटेड आते हैं हुक के नियम पर। हुक का नियम किसे कहते हैं? तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे 2-3 शर्तें। पहली शर्त है कि हुक का नियम तभी लगेगा जब प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर रहेंगे। इसका मतलब क्या है प्रत्यास्थता की सीमा का? इसको जरा समझते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने कहा कि इसको मैंने झुकाया ऐसे बल लगा करके, ये टूटा नहीं, तो ये प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर है। लेकिन जब इतना हम बल लगा दें कि ये टूट जाए तो फिर से ये पूर्व अवस्था में नहीं आएगा, ये अपनी प्रत्यास्थता की सीमा को पार कर जाएगा, तब ये हुक का नियम काम नहीं करेगा। यानी कि कभी भी हुक का जब नियम लगेगा तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही लगेगा। यानी कि वस्तु पर से जब हम विरूपक बल हटाए तो पुनः अवस्था में आ जाए तब भी लगेगा, और जब न आए तब ये हुक का नियम नहीं लगेगा। तो पहला शर्त है हुक के नियम के लिए कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। ठीक है। क्या होगा? प्रतिबल, अभी जो हमने पढ़ा प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी प्रतिबल बढ़ेगा तो विकृति भी बढ़ेगा, विकृति घटेगा तो प्रतिबल भी घटेगा। दोनों एक दूसरे से अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब यहीं पे जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई एक नियतांक आता है। तो प्रतिबल बराबर आता है यहाँ पे E और ये हो जाएगा विकृति। यानी कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटा में विकृति। और ध्यान देंगे आप कि इसी E को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। E को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता
गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पे एकदम ध्यान से क्वेश्चन समझना, पूछता है कि प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होगा, प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा क्या होगा। तो नोट करके लिख लेना कि प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक और बीमा वही होता है जो प्रतिबल का होता है। क्यों? क्योंकि विकृति तो बीमाहीन और मात्रकहीन होती है। तो याद रखेंगे प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक जो प्रतिबल का मात्रक होगा वही होगा, प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा जो प्रतिबल की बीमा होगी वही होगा। प्रतिबल की बीमा क्या हो सकती है, तो ml माइनस 1 t-2, मात्रक क्या हो सकता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो वही सेम का सेम मात्रक और बीमा किसका होगा, प्रत्यास्थता गुणांक का। दूसरा नोट आपको क्या याद रखना है कि प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल और विकृति पर निर्भर तो नहीं करता है, लेकिन वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो दो बातें, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक और बीमा प्रतिबल के मात्रक और बीमा के बराबर। दूसरी बात, प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल और विकृति पर निर्भर तो नहीं करता है, लेकिन वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक आते हैं ठोस पदार्थ के प्रसार के व्यवहारिक उपयोग। ठोस पदार्थ के प्रसार के व्यवहारिक उपयोग में 2-3 एग्जांपल्स आपको याद रखना है। पहला है, जब रेल की पटरी बिछाई जाती है या बनाई जाती है तो रेल की पटरियों के बीच में रिक्त स्थान, खाली स्थान, गैप छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जब रेल की पटरियां जो होती है लोहे की होती है और जब ठंडी आएगी तब उनमें क्या होगा, सिकुड़न होगा लोहे में, जिसके कारण वो आपस में सट न जाए, आपस में चिपक न जाए। इसके कारण उनमें क्या कहा जाता है, रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। क्योंकि लोहा क्या होगा, ठंड में सिकुड़ेगा और गर्मी में प्रसार होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, टेलीफोन के तार जो होते हैं वो ढीले लगाए जाते हैं। क्यों ढीले लगाए जाते हैं? क्योंकि जब गर्मी में तो ढीला रहेगा, ठंडी जब आएगी तो उसमें सिकुड़न होगा, जिसके कारण वो टाइट हो जाएगा और वो टूटने का भय रहेगा यदि ज्यादा पहले से ही टाइट रहे। तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, ढीला लगाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कि जब लकड़ी का पहिया होता है उसमें लोहे का जो हम हाल लगाते हैं वो गर्म करके लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब लकड़ी के पहिए में लोहे के हाल को हम गर्म करके लगाएंगे तो उसका प्रसार हुआ रहेगा और जब ठंड होगा लोहा तो पूरी तरीके से सिकुड़ करके उस लकड़ी के पहिए में फिट हो जाएगा, कस जाएगा। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, गर्म करके लगाते हैं। तो ये 2-3 एग्जाम्पल आप ठोस पदार्थ के प्रसार के व्यवहारिक उपयोग से याद रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। जैसे हमने पढ़ा द्रव्य, गैस अवस्था, उसके बाद कैसे प्रत्यास्थता होता है, द्रव्य की तीनों अवस्थाओं के बारे में, प्रत्यास्थता के बारे में और हुक के नियम के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप पढ़िएगा, ना आए तो फिर कमेंट करके पूछिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।